अगर ये कहा जाए कि असदुद्दीन ओवैसी इस समय भारतीय राजनीति का सबसे ज़्यादा विवादित चेहरा है, तो ये शायद कुछ हद तक सही भी होगा, क्योंकि पिछले 10 सालों में सबसे ज़्यादा असदुद्दीन ओवैसी ही विवादों में रहे हैं। हालांकि इसके पीछे वजह भी बड़ी अजीब सी है। दरअसल उनके जो विरोधी हैं वो उन्हें भाजपा की बी टीम बताते हैं, जबकि उनके जो समर्थक हैं वो उन्हें भाजपा के खिलाफ खड़ी होने वाली इकलौती मुस्लिम आवाज़ या मुस्लिमों का क़यादत और रहनुमा के तौर पर बताती है। तो आज के इस वीडियो में हम यही समझने की कोशिश करेंगे क्या वाकई में असदुद्दीन ओवैसी जो हैं वो भाजपा की बी टीम है या मामला कुछ और। शुरुआत उस पार्टी के इतिहास से जिसकी बदौलत आज असदुद्दीन ओवैसी जो है देश का जाना पहचाना नाम है, यानी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन। 1928 में नवाब महमूद नवाज खान ने एक पार्टी की स्थापना की हैदराबाद में, जिस पार्टी का नाम रखा गया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन। दरअसल उस टाइम पे जो पार्टी का नाम है ना ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन, वो उस टाइम पे नहीं था। तब पार्टी का नाम सिर्फ रखा गया था मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन। तो ये पार्टी उस समय मुस्लिमों के अंदर इत्तेहाद बनाने के लिए बनाई गई थी। 1938 तक सब कुछ ठीक ठाक रहता है। यहाँ पर यार जंग बनते हैं पार्टी के अध्यक्ष। उसके बाद आता है 1944, जब कासिम रिजवी के हाथ में पार्टी की कमान सौंपी जाती है। कासिम रिजवी उस समय हैदराबाद इलाके में एक संगठन चल रहा था रज़ाकार, जो एक हथियारबंद संगठन था, और इस हथियारबंद संगठन का काम था भारत सरकार का विरोध करना। तो कासिम रिजवी जो था वो इस संगठन का चीफ हुआ करता था, यानी सरगना हुआ करता था। कासिम रिजवी ने अपने तरीके से पुरजोर भारत सरकार का विरोध किया। 1948 में हैदराबाद स्टेट के इंडिया में विलय होने के बाद कासिम रिजवी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और इस पार्टी पर आरएसएस के साथ ही प्रतिबंध लगा दिया जाता था। हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोगों को ये पता ना हो कि 1948 में आरएसएस पर भी बाकायदा प्रतिबंध लगा दिया गया था और उन्हीं दिनों मजलिस पर भी प्रतिबंध लगाया गया था। 1956 तक कासिम रिजवी बाकायदा जेल में रहता। 1957 में कासिम रिजवी जेल से बाहर आता है और हैदराबाद के ही एक मशहूर वकील अब्दुल वाहिद ओवैसी को पार्टी की कमान सौंपकर खुद पाकिस्तान भाग जाता है। यहाँ से पार्टी में बदलाव होना शुरू होता है। अब्दुल वाहिद पार्टी को रिवाइव करते हैं और पार्टी का जो संविधान था उसे भारतीय संविधान के अनुरूप बदलते हैं और उसमें ऑल इंडिया शब्द को मर्ज करते हैं। इसके बाद पार्टी का नाम हो जाता है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन। यहाँ पर पार्टी आम चुनाव के अंदर जाती है और जीतने की कोशिश कर सलाउद्दीन ओवैसी। अब सलाउद्दीन ओवैसी जो है वो अब्दुल वाहिद ओवैसी के ही बेटे हैं और उसके बाद उनके बेटे असदुद्दीन ओवैसी, साथ में उनके भाई अकबरुद्दीन ओवैसी भी साथ में ही है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कासिम रिजवी के जाने के बाद मजलिस पूरी तरह से घरेलू पार्टी बन गई। यहाँ पर क्या होता है कि जो असदुद्दीन ओवैसी हैं ये पुराने हैदराबाद में अपना दबदबा कायम करते हैं। पुराना हैदराबाद जो है पूरी तरह से मुस्लिम इलाका है, यहाँ पर पार्टी अपना दबदबा बना लेती है और यहाँ पर मौजूद 7 सीटें पार्टी जीतने में कामयाब रहती है। प्रेजेंट टाइम में भी पार्टी इन 7 सीटों पर ही कब्जा है। हालांकि इन 7 सीटों के अलावा पूरे हैदराबाद में पार्टी की अपनी कोई पहचान नहीं है। अब आखिर बात ये आती है, जिस पार्टी की हैदराबाद से बाहर यानी सिर्फ पुराने हैदराबाद से बाहर कोई पहचान नहीं है, आखिर वो पार्टी पूरे देश में यानी पूरी इंडिया में अचानक से कैसे छा जाती है। दरअसल 2012 तक जो ओवैसी की पार्टी है वो कांग्रेस गठबंधन यानी यूपीए में हिस्सेदार हुआ करती थी, उस गठबंधन में शामिल थी। 2012 के बाद पार्टी बीआरएस के साथ गठबंधन कर लेती है और उसके साथ चली जाती है। हालांकि इसी दौरान नरेंद्र मोदी एकदम से आते हैं और पूरे देश के फलक पर कट्टर हिंदू के तौर पर अपनी पहचान बनाने की कोशिश करते हैं। इस पहचान के लिए मीडिया को ज़रूरत थी एक ऐसे चेहरे की जो अपनी ओर से कट्टर मुस्लिम होता हुआ दिखाई दे, जिससे कि पूरे देश में हिंदू मुस्लिम किया जा सके। अब यहाँ पर क्या होता है कि मीडिया पूरे देश में मुस्लिम चेहरों को देख रही होती है, तो उसी दौरान उनकी नज़र असदुद्दीन ओवैसी पर पड़ती है। अब यहाँ पर मीडिया क्या करता है कि गोदी मीडिया असदुद्दीन ओवैसी के दिए हुए मतलब बड़े ओवैसी के दिए हुए सारे भाषण को हाईलाइट करने लगता है और बार बार उन्हें दिखाने लगता है, खासकर नरेंद्र मोदी के विरोध में रखकर। इससे पूरे देश को एक हिंदू मुस्लिम जैसा माहौल मिलता है। तो पहला झटका तो ये होता है जिसकी वजह से ओवैसी को भाजपा की बी टीम बताया जाता है। दूसरा नंबर क्या होता है कि
ओवैसी के ज़्यादातर कैंडिडेट उन्हीं सीटों पर खड़े होते हैं जहां पर विपक्षी पार्टियां, मतलब अपने आप को सेकुलर बताने वाली पार्टियों के कैंडिडेट जीतने की हालत में हो। तीसरा सवाल यहाँ पर यह रहता है कि इस दौर में, पिछले 10 साल में जो दौर चल रहा है देश में, उसमें भाजपा का विरोध करने वाले लगभग हर शख्स पर, चाहे वो हिंदू है या मुस्लिम, सभी पर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स सभी ने छापे डाले और लगभग सभी लोग जेल भी गए हैं। लेकिन इस दौरान ओवैसी बंधुओं के ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं की। तो इन 3 रीजंस की वजह से ओवैसी के जो विरोधी हैं वो उन्हें भाजपा की बी टीम साबित करना चाहते हैं। अब यहाँ बात आती है, क्या वाकई में ओवैसी बी टीम है भाजपा की? तो अब हम बात कर लेते हैं ओवैसी के समर्थकों की। दरअसल ओवैसी के समर्थकों का यह मानना है कि जब कोई भी पार्टी उनके साथ गठबंधन नहीं करना चाहती है तो आखिर ओवैसी कहाँ जाएं। एक लॉजिकल बात है और बहुत ही जायज़ बात भी है कि जब कोई भी पार्टी किसी के साथ समर्थन नहीं लेना चाहेगी या गठबंधन नहीं करना चाहेगी तो आखिर वो पार्टी कहाँ जाएगी। तो यहाँ पर एक वजह ये आती है कि आखिर ओवैसी कट्टर मुस्लिम साबित करने की कोशिश करते हैं खुद को, जो दूसरी पार्टियों के, जो अपने आप को सेकुलर कहने वाली पार्टी हैं, उनके एजेंडे में फिट नहीं बैठता है। अब दूसरा नंबर यहाँ पर ये आता है कि जो दूसरी छोटी छोटी पार्टियां हैं, जैसे बसपा है या पीस पार्टी है या जैसे बदरुद्दीन काजी की पार्टी है, ये पार्टियां भी अपने अपने लेवल से जो विपक्ष की सेकुलर पार्टीज़ हैं उनके खिलाफ में खड़े करती हैं अपने कैंडिडेट और उन्हें चुनाव हराने का काम करती हैं। तो आखिर उन्हें भाजपा की बी टीम क्यों नहीं कहा जाता है? ये भी एक जायज़ तर्क है, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी एक पार्टी को तो आप भाजपा की बी टीम कहते हैं, लेकिन जब वही काम दूसरी पार्टियां कर रही हैं तो आप उन्हें भाजपा की बी टीम क्यों नहीं कहते हैं? तीसरा नंबर यहाँ पर यह आता है कि पूरे भारत में हर पार्टी को कहीं भी चुनाव लड़ने की छूट उसका संविधान देता है। तो इसमें कोई बुराई नहीं है कि अगर ओवैसी कहीं चुनाव लड़ना चाहते हैं तो वो लड़ सकते हैं, इसका हक उन्हें संविधान ने दे रखा है। खैर, आपको क्या लगता है, क्या ओवैसी भाजपा की बी टीम है या